माय चैनल जीएस बाई एपी सर। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल्स को, क्योंकि पर डे आप लेक्चर पाएंगे जीएस का कंटिन्यू 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने स्टार्ट किया था आपके यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसका 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज उसके चौथे वीडियो के बारे में डिस्कस किया जाएगा, यानी आपके यूरोपीय कंपनियों के आगमन के आगे का टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, पिछले टर्म पे मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार यूके यानी ब्रिटेन की कंपनी आपके भारत में आ चुकी है और विलियम हॉकिंस सीधे पहुंचा है मुगलों के दरबार में और सूरत में उसने कंपनी स्थापित करने का परमिशन ले लिया। लेकिन कहाँ इस्टेब्लिश किया है, तो याद रखिएगा इस्टेब्लिश किया कहाँ किया है, मछलीपट्टनम में। दूसरी कंपनी वो सूरत में लेके जाएगा। क्लियर। विलियम हॉकिंस कहा जाता है हटा है, तो उसकी जगह पे एक और गवर्नर बना है और वो गवर्नर है सर टॉमस रो। ये गवर्नर बनेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तौर पे याद रखा जाना चाहिए कि जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 गवर्नर आए हुए हैं। पहला गवर्नर कौन है, विलियम हॉकिंस आया था कब, 1608 में, और दूसरा आया है टॉमस रो, ये आया है 1615-16 तक। यानी जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 गवर्नर जहांगीर के दरबार में गए हैं। क्लियर। क्वेश्चन पूछा है दोनों गवर्नरों का नाम, तो ध्यान में रखिएगा। समय आगे बढ़ा है, जहांगीर गया, आपको पता है शाहजहां आया है, और शाहजहां गया तो सिंहासन पे बैठ रहा है मुगलों का सबसे खतरनाक शासक, और ये शासक है बाबू औरंगजेब। जैसा आप जानते हैं, निश्चित तौर पे औरंगजेब पूरे मुगलों में एक कहा जाता है सबसे बड़ा एम्बिजियस पर्सन था, सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी, सबसे गुस्सैल इंसान और बहुत ज्यादा लोगों को मानने वाला एक खूंखार शासक के तौर पे औरंगजेब था। जब औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर है वो गवर्नर है विलियम नॉरिस। ये गवर्नर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और औरंगजेब बैठ रहा है सिंहासन पे। औरंगजेब ने कहा, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नॉरिस को थोड़ा बुलाना भाई, कुछ बातचीत किया जाए, बड़ा दिन हो गया ये लोग बातचीत नहीं किए। नॉरिस को बुलाया कभी औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब ने कहा, अरे नॉरिस क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक। नॉरिस ने कहा, हाँ सब कुछ आपकी दया से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। औरंगजेब ने कहा, देखो नॉरिस, जो समय था पहले का, जहांगीर यानी मेरे परदादा को तुम लोग 25% टैक्स देते थे, मेरे पिता यानी शाहजहां को भी 25% टैक्स देते थे। समय बढ़ गया, दुनिया बढ़ गई, रेट बढ़ गया, टैक्स तुम्हारा नहीं बढ़ रहा है, अब मुझे चाहिए 30% टैक्स। क्लियर। 30% टैक्स दो और पूरे मुगल साम्राज्य में तुम अपनी कंपनी स्थापित करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थोड़ी थोड़ी पावर आने लगी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के हर एक क्षेत्र पर अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर चुका था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि अब वो ताकतवर हो चुके हैं। नॉरिस का, अच्छा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। नॉरिस यहां से चला गया और एक चिट्ठी लिखा अपनी महारानी को, एलिजाबेथ को। उसने लिखा, महारानी, ये औरंगजेब मुझसे ज्यादा टैक्स मांग रहा है, समय आ गया है, या तो हम तलवार के बल पर राज करें भारत में, या प्रार्थना पत्र के बल पे राज करें। क्लियर। यानी प्रार्थना करे औरंगजेब, प्लीज मत करिए, कम कर दो टैक्स, या प्रार्थना करे, या तो इन औरंगजेब को हम तलवार की भाषा सिखाएंगे। चिट्ठी बाबू पहुंच गई ब्रिटेन, लेकिन वो चिट्ठी लीक हो गया। अरे नॉरिस, सोचना चाहिए था, किसके बारे में लिख रहे हो? अरे ये औरंगजेब है, जिसके नाम से उसके बेटे तक कांपते हैं। तुमने औरंगजेब को वो भी तलवार दिखा दिया है। ये औरंगजेब जब सुना तो हंसने लगा। ये वो औरंगजेब है जिसके नाम से उसके बेटे तक कांपते थे। याद रखिए, औरंगजेब का बेटा है बहादुर शाह प्रथम। मुगलों में 2 बहादुर शाह हैं, एक है बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब के लड़के हैं, एक है बहादुर शाह जफर जो 1857 में आएगा। वो दूसरा है, इससे रिलेटिव नहीं है, ये अलग है, बहादुर शाह प्रथम अलग है। फिलहाल
तो जब ये अपने बेटे से कहता था बेटा समय आ गया है थोड़ा टैक्स लेके आओ बंगाल का, क्योंकि बंगाल का गवर्नर था बहादुर शाह, तो कहा आओ बेटा टैक्स लेकर। बहादुर शाह जब चिट्ठी पहुंचता था बहादुर शाह के पास, तो बहादुर शाह डर के मारे खुद नहीं पढ़ता था, उसका मंत्री पढ़ता था। बोलता था पापा जी ने टैक्स मंगाया है ले जाइए। अब सोचो बंगाल से बहादुर शाह अपने रथ पे खजाने भरकर ले आता है दिल्ली, अकेले, सेना लेकर नहीं आता, क्योंकि बहादुर शाह को डर है कहीं पिताजी ये ना समझ ले कि मैं अटैक करने आया हूं, बदले में मुंडी अलग, क्योंकि औरंगजेब है, गलती पे ये अपने बेटों को माफ नहीं करता है, और सबकी तो बात ही अलग है। डर ये नहीं है, डर ये है बंगाल से उसका लड़का करोड़ों रुपए लेकर मुगल दरबार यानी दिल्ली जाता है अकेले, बीच में कोई ऐसा राजा नहीं जो खजाना लूट सके, क्योंकि खजाना औरंगजेब का है, जान है तो जहान है। अरे कौन उस खजाने को हाथ लगाएगा, पता चले कल इतिहास में नाम ही गायब हो जाए। क्लियर? तुमने चुनौती दिया नॉरिस, वो भी औरंगजेब को, ये पॉइंट ज्यादा डेंजरस हो गया। औरंगजेब ने कहा अरे नॉरिस तलवार दिखा रहे भाई, थोड़ा जाओ देखो कहाँ है नॉरिस, थोड़ा ले आओ पकड़ के कुछ हालचाल लेते हैं। जब मुगल सेना निकल पड़ी है नॉरिस को पकड़ने, एक सैनिक भागता हुआ गया, उसने कहा अरे नॉरिस आपको पता है औरंगजेब को आपकी सारी बात पता चल गई और औरंगजेब की सेना आ रही है आपको पकड़ने। बाबू नॉरिस ना आव देखा ना ताव देखा, बोरिया बिस्तर बांधा और यहां से भाग लिया, जाकर शरण लिया है उसने एक आइलैंड पे, उसको लोग फीवर आइलैंड के नाम से जानते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विलियम नॉरिस औरंगजेब के डर से किस आइलैंड पे जाके शरण लिया था, तो याद रखिएगा फीवर आइलैंड पे। नॉरिस को भी फीवर हो गया था और शरण भी फीवर आइलैंड पे ही लिया था। क्लियर? औरंगजेब के पास आर्मी वापस आई, बोली ऐसा है, वो तो भाग गया, बोला ऐसा है पूरे दिल्ली पूरे आगरा जहां जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है सब पे ताला जड़ दो। इन अंग्रेजों की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे तलवार दिखाएंगे, मार दो ताला पूरी यूरोपीय कंपनी पे, एक भी कंपनी व्यापार नहीं करेगी भारत में ब्रिटिशों की। सारे ब्रिटिश कंपनी पे ताला जड़ गया और सिंहासन हिल गया उस ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट उसके हाथ से फिसल रहा था। क्लियर? महारानी ने बुलाया है अपने सबसे काबिल सेनापति को, इसी का नाम याद रखिएगा, यही बहुत बड़ा नाम है, ये नाम है बाबू जाप चारनाक का। यही है जिसने आपके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव डाला है, और इसी नींव पर कभी लॉर्ड क्लाइव महल बनाएगा 190 साल का। यानी हमें गुलाम बनाने में दो अंग्रेजों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, एक है जाप चारनाक जो बेस तैयार करेगा, एक है लॉर्ड क्लाइव जो अभी आगे आने वाला है, ये महल बनाएगा 190 साल का, और वो महल बनेगा हम भारतीयों के ऊपर 190 साल तक। कोई समस्या? महारानी ने कहा अरे जाप चारनाक तुमको पता है हुई होगा, भारत में सिचुएशन बदल गया। जाप चारनाक ने हाँ पता तो है। महारानी ने कहा जाओ चारनाक, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट मेरे हाथ से फिसल रहा है, कुछ ऐसा करो कि फिर से हमारी कंपनियां ओपन हो जाएं। चारनाक ने कहा निश्चिंत रहिए मैं जा रहा हूं इंडिया। जब चारनाक पहुंच रहा है इंडिया और सीधे जाके औरंगजेब के पैर के पास जाके बैठ गया। उसने कहा अरे औरंगजेब क्या गलती हो गई भाई, काहे नाराज हो गए, क्यों पूरी कंपनी पे ताला जड़ दिया। औरंगजेब ने कहा अरे पागल है तुम अंग्रेजों, तुम यूरोपियों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, अरे जानते भी हो मैं कौन हूं। जाप चारनाक ने कहा अरे माई बाप मैं कैसे भला आपको चुनौती दे सकता हूं, आप महान आत्मा, ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आपको चुनौती नहीं देना चाहते हैं। झगड़ा किस बात का हुआ पहले ये तो बताइए। औरंगजेब ने कहा कुछ नहीं, मैंने टैक्स को 25 से 30% करवाया, उस पर ये नाराज हो गया और मुझे तलवार दिखा रहा है। जाप चारनाक ने कहा टैक्स की बात है 30% की, अरे औरंगजेब कंपनी खोलने दो, मैं तुम्हें 30 नहीं 50% टैक्स दूंगा। खतरनाक हो गया ना, कहा 30% बढ़ाने को कह रहा था और सीधे कह दिया मैं 50% दूंगा।
महारानी ने कहा, अरे चारनाक तू तो मूर्ख निकला, मैं जब 30% पे वो राजी था तो 50% क्यों कह दिया, 20% एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत है। चारनाक ने कहा, महारानी तुम जानती नहीं, 50% के लालच में ये औरंगजेब जहां कंपनी नहीं खोलनी चाहिए वहां भी कंपनी खोलने का इजाजत दे देगा, और मैं जानता हूं इसके आने वाली पीढ़ियों को 50% टैक्स मैं इसे दूंगा, लेकिन इसकी आने वाली पीढ़ियां इतनी ताकतवर नहीं है कि वो मुझसे 50% टैक्स ले सके। भविष्य में इन्हीं के बच्चों को हम अपना गुलाम बना के रखें। होशियार है ना, देखो कितना बड़ा माइंड लगाया। वो जानता था 50% के लालच में औरंगजेब पूरे भारत में कंपनी खोलने का इजाजत दे देगा, और तुम्हारे बेटे जो कांपते हैं तुम्हारे नाम से, वो बेटे इन ब्रिटिशों के ऊपर क्या राज कर पाएंगे, ये जाप चारनाक जानता था। बिल्कुल वही हुआ, 50% लालच की वजह से तुमने पूरे भारत में ब्रिटिश कंपनी खोलने की इजाजत दे दी, और उसी का फायदा उठाए ये अंग्रेज। अरे औरंगजेब क्या किया, चंद फायदे के लिए 190 साल गुलाम बनाया है इस भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सर बता क्यों नहीं ये सब, तो यहां भी याद रखिएगा, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, औरंगजेब के दरबार में कौन से गवर्नर गए थे, तो पहला कौन है, विलियम नॉरिस, दूसरा कौन है, जाप चारनाक। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, आपको पता होना चाहिए ये जाप चारनाक ही वो इंसान है जिसने पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता नगर का नींव डाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाने वाला भी यही जाप चारनाक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब नोट करते रहो, ये सब वन लाइनर नोट है, फटाफट नोट करते रहो। पीसीएस से लेकर ग्रुप सी, चाहे जिस जॉब के लिए अगर आप जीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप बना रहे हैं। औरंगजेब के दरबार में कौन आया, नॉरिस और जाप चारनाक। जाप चारनाक ही वो इंसान है जिसने कलकत्ता नगर बनाया है, कलकत्ता नगर की नींव रखी। जाप चारनाक ही वो इंसान है जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। जाप चारनाक ही वो इंसान है जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो नींव डालेगा जिस पे लॉर्ड क्लाइव एक महल बनाकर 190 साल रगड़ेगा आपके इस भारत। कोई समस्या नहीं। अब जाके आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों वाला टॉपिक खत्म हुआ। लेकिन याद रखिए, खत्म नहीं कह सकते क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही इन अंग्रेजों की है, इसीलिए अभी आगे भी इनके कारनामे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जितना टॉपिक मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। एक पॉइंट और नोट कर लेना, कभी औरंगजेब जाएंगे तो बहादुर शाह प्रथम आएंगे, बहादुर शाह प्रथम जाएंगे तो जहांदार शाह आएंगे, और जहांदार शाह जाएंगे तो मुगलों में एक राजा राज करेगा, वो नाम है फर्रुखसियर का। यही वो इंसान है जिसने आपके भारत में जजिया को एक बार फिर हटा दिया था। ठीक है, जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लाया था ना, ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला पहला टैक्स। मैं राइवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फर्रुखसियर, इनका याद रखिएगा। इन्हीं के समय एक और अंग्रेज गवर्नर आया है भारत में, उनका नाम था जॉन सुरमान। बस एक लाइन उसी में और ऐड कर लेना कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर के समय एक और अंग्रेज गवर्नर मुगल दरबार में आया था, और उस अंग्रेज गवर्नर का नाम क्या है, जॉन सुरमान। यानी जहांगीर के समय 2 हॉकिंस और टॉमस रो, औरंगजेब के समय 2 नॉरिस और जाप चारनाक, फर्रुखसियर के समय 1 जॉन सुरमान। इसके अलावा कोई अंग्रेज गवर्नर मुगल दरबार में नहीं। पांचों याद रखिएगा, पांचों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बने हैं पांचों के नाम से, इसलिए मैंने पांचों बता दिया है। आप एक लाइन में इन सबको लिख लेना, नोट्स बनाते रहिए, छोड़िएगा एक भी पॉइंट नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो मैं लिखवाता हूं वो तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, जो मैं लेक्चर देता हूं वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि मेरा टारगेट अपर लेवल की तैयारी तक का है, इसीलिए मैं लेवल थोड़ा एकदम नीचे से एकदम टॉप तक ले जाऊंगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए और आप अपने वीडियो देखिए।
वीडियो में जानबूझ के छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं जिससे आप बोर ना हो सके, आराम से उसे पढ़िए। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री मेन एंट्री करूंगा तो मैं टाइम ड्यूरेशन थोड़ा और आगे बढ़ा दूंगा, लगभग 1-1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप छोटे छोटे वीडियो देखिए, क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट शुरू हुआ है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। घबराओ मत। अभी ये खौफनाक मूवी का ट्रेलर है, मूवी तो अभी आगे दिखाते हैं 1857 के बाद। ये ट्रेलर है, जो ट्रेलर देख लो। क्लियर? तो भारत में 3 कंपनियां आ चुकी हैं, पहली पुर्तगाली, दूसरे डच और तीसरे अंग्रेज हैं। आइए ले चलते हैं चौथी कंपनी को। ये इंडिया है और चौथी कंपनी है आपकी डेन। यही डेन डेनमार्क है और इसी डेन को स्वीडन, यानी दोनों जगह डेन जातियां हैं, इसलिए ये दोनों इसी में आ जाते हैं। इसीलिए 1731 जो डेनमार्क आया है छठी कंपनी, उसे मैं छठी कंपनी नहीं मानता क्योंकि इसी में डेनमार्क है। क्लियर? सब आ रहे हैं इंडिया में, पुर्तगाल आ गया भाई यूरोप में, डच आ गए भाई, ब्रिटेन आ रहे हैं, सब समृद्ध हो रहे हैं, तो यही कहाँ पीछे हटेंगे। और ये भी बड़े सीधे किस्म के इंसान है। डेन बड़े सीधे थे बेचारे, छोटे छोटे व्यापारी थे। इन्होंने कहा चलो जब सब चल रहे हैं भारत तो हम भी चलते हैं भारत। और डेन भी आ चुकी है आपके भारत में चौथी यूरोपीय कंपनी बनकर, और वो आके इस्टेब्लिश हुए हैं तमिलनाडु के ट्रंकोबार में। यानी डेनों ने अपनी कंपनी कहां बनाई है? तमिलनाडु के ट्रंकोबार में 1616 ईस्वी में। यही पहली कंपनी है डेनों की आपके भारत में। बड़े सीधे थे बेचारे, तो ही कंपनी स्टैब्लिश ही कर पाए, और दोनों तमिलनाडु में। ठीक है, छोटे मोटे व्यापारी थे, अपना व्यापार सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया तो डेन बेचारे वापस यूरोप में चले आए, क्योंकि डेन कभी युद्ध नहीं चाहते थे। डेन अगर युद्ध करते तो जीत भी नहीं पाते। इससे बेहतर है भैया युद्ध करने से अपना नुकसान करने के बजाय चलो अपने ही देश में कम से कम ही पैसे में सामान हम लोग बेचेंगे, कम से कम जिएंगे तो। क्योंकि भारत में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रक्तपात करने लगा है, युद्ध करने लगा है, हमारे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि हम इनसे युद्ध कर पाएं। इससे बेहतर है यहां से निकल पड़ो और यूरोप में अपने ही देश में जाके व्यापार करो। यानी आपके भारत में चौथी यूरोपीय कंपनी बनकर आई है डेन, लेकिन भारत से जाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी है। क्लियर हो गया? डेन के बारे में ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना था कि ये कब आए हैं, कहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं, और ये जानना था कि भारत से सबसे पहले जाने वाली भी कंपनी यही है। कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था, ध्यान में नहीं आ रहा है, यूपी SSSC का कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था भारत से सबसे अंत में कौन सी कंपनी गई है। भारत से सबसे अंत में कौन सी कंपनी गई है? हमने क्या किया, 1947 में देश आजाद हो गया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उसी को टिक करके हम चले आए, और घर पे आके बोले मम्मी घबराओ मत, 100 में 101 करके आया हूं। ठीक है, 100 में 101, 100 में 100 करके आया हूँ। बाबू कहाँ 100 में 100, तुम गलत करके आए हो। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज 1947 में जरूर गए, लेकिन वो अंतिम कंपनी नहीं है। अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल यहाँ से जाएगी 1961 में, याद रखिए। सबसे पहले आया पुर्तगाल और सबसे लास्ट में गया पुर्तगाल। ठीक, 1947 में अंग्रेज चले गए थे, उसके बावजूद दमन द्वीप और पांडिचेरी पे पुर्तगाल का राज रहा है, उसका मार्केट रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। वो नहीं गए थे। देश जब आजाद हुआ, वल्लभ भाई पटेल ने कहा रे पुर्तगाल, तुम्हारे मित्र तो ब्रिटेन चला गया, तुम नहीं जाओगे क्या? पुर्तगाल ने कहा रे जाऊंगा धीरे धीरे, अभी तो सामान वामान व्यवस्थित कर रहा हूं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं 2 भाषा में समझाता हूं, एक मुंह से और दूसरा हाथ से। मुंह से कह रहा हूं चले जाओ तो भलाई है, नहीं तो हाथ से समझाऊंगा तो कुछ और ही असर पड़ेगा। पुर्तगाल ने कहा बस बस अब हाथ से मत समझाइए, क्योंकि मैं जानता हूं भारत की नौसेना यानी भारत की आर्मी कितनी स्ट्रांग है, मैं छोड़ दूंगा आपके भारत को, निश्चिंत रहिए। पुर्तगाल यहां से चला गया 47-48 में ही, लेकिन जाते जाते उसने जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मेरा व्यापार बहुत ज़्यादा फैला है अभी पांडिचेरी और दमन द्वीप में, तो कृपया करके वहाँ से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने दीजिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं काम करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान हो, आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो।
नेहरू ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए, जब तक आपका सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद चले जाइएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा अगर भारत में मैं रूल और रेगुलेशन ले आ रहा हूं तो उन्हें भी वो मानना ही होगा। भारत में कोई टैक्स लगा रहा हूं तो उन्हें भी वो मानना ही होगा। यानी निश्चित तौर पे तुम पुर्तगाल से बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन करना, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं बैठा हूं और मैं करूंगा, उन्हें जैसा करना होगा। पुर्तगाल ने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा भारत से जाने वाली सबसे अंतिम कंपनी पुर्तगाल की है, अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेज का कभी मत टिक करना, 1947 में चले गए, देश आजाद हो गया बस चले गए, अरे नहीं, पुर्तगाल 1961 में गया है पांडिचेरी आपको सौंप कर। क्लियर? तो ये आपकी चौथी कंपनी है डेन, जो तमिलनाडु में 2 कंपनी स्टैब्लिश किए थे। पहली कंपनी ट्रंकोबार में किए थे 1616 में, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार फैला रही है पूरे भारत में और उसको फैलाने के लिए ये रक्तपात करना शुरू कर दी है, युद्ध करना शुरू कर दी है, तो ये बेचारे युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए ये वापस चले जाएंगे अपने देश यानी यूरोप में, डेनमार्क। क्लियर? तो ये 4 कंपनियां आ चुकी हैं आपके भारत में। पहली बन के आई पुर्तगाल, दूसरा बन के आया आपका डच, तीसरा ब्रिटेन और चौथा डेन। अब लाते हैं आपके भारत में 5वीं और अंतिम कंपनी को, और वो है आपकी फ्रांस। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत में अगर युद्ध की शुरुआत हुई, अगर भारत 190 साल गुलाम बना, तो इसकी वजह हम ब्रिटेन को नहीं मानते, इसकी वजह इनको मानते हैं, यानी फ्रांस को। ब्रिटेन के कट्टर दुश्मन आज एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। महारानी अगर एक बाइट ब्रिटेन को खिलाती है तो एक बाइट फ्रांस को खिलाती है, बड़े अच्छे मित्र हैं इस समय। लेकिन अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, एकदम एंटी हैं। क्लियर? बड़े एंटी हैं, एक दूसरे के ट्रेड को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इतिहासकार कहते हैं अगर तुम नहीं आते भारत तो भारत कभी 190 साल गुलाम नहीं बनता, क्योंकि तुमने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी शक्ति से परिचित करा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ताकतवर है ये तुमने उसे बताया है भारत में, उनसे युद्ध करके। अरे जब युद्ध जीत ही नहीं सकते तो उससे लड़ क्यों लिए? क्योंकि तुम लड़कर तो हार गए, लेकिन ब्रिटिश जान लिया कि उसके पास कितनी शक्ति है। मेरे घर में यानी इंडिया में आकर 2 यूरोपीय कंपनियां आकर आपस में लड़ रही हैं और मैं आराम से बैठा हूं, इतना काफी है उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने के लिए कि ये राजा कमजोर है। ठीक, मेरे घर में 2 आके लड़ रहे हैं तो मेरा काम है 2 थप्पड़ दोनों को लगाओ और यहां से भगा दो। लेकिन आप तो शांत होकर दोनों की लड़ाई देख रहे हो, और उस लड़ाई में जो जीता वो जान गया कि ये राजा कमजोर है, इस वजह से मुझे मारा नहीं, बीच में आया नहीं। समय आ गया है इस राजा को खत्म करने के, पूरे स्टेट पे अपना राज कायम करने को। जब शक्ति थी नहीं तो कभी ब्रिटिश को शक्तिशाली है ये तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था, उनसे युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए अगर भारत 190 साल गुलाम रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसमें सबसे बड़ा रोल तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से 190 साल हम गुलाम रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। क्लियर? तो ये आपकी 5वीं कंपनी है जो फ्रांस है, ये आ रही है आपके भारत में। ट्रेडिंग पर्पज कम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग को बर्बाद करने का पर्पज अधिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करूंगा फ्रांस का भारत में आना, किस तरह फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध की शुरुआत हुई और किस तरह भारत को गुलाम बनाए जाने की शुरुआत हुई। ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये 4था वीडियो है। लास्ट वीडियो यानी 5वां वीडियो मैं नेक्स्ट टर्म पे दूंगा, वो 5वां वीडियो है, लास्ट वीडियो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा और वो टॉपिक रहेगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें मैं आपको बताऊंगा बैटल ऑफ प्लासी,
बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वेदरा, कर्नाटक युद्ध, यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य वाला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ ब्रिटिश के युद्धों को, और उन युद्धों के जरिए आपको बताया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसा फैलाव किया है अपना पूरे भारत में। ये डिस्कस करूंगा मैं आपके नेक्स्ट वीडियो, और वही आपके यूरोपीय कंपनियों का आगमन का वीडियो होगा। उसके बाद आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसमें युद्ध के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से आपके पास एक एक वीडियो पहुंचेगा और एक एक जानकारी हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपका एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद आपकी पॉलिटी शुरू कर दूंगा, पॉलिटी के बाद एक एक सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएंगे, और आपका जीएस मैं कोशिश करूँगा 8 से 10 महीने में आपका पूरा जीएस आपको मिल जाए। विश्वास मानिए, अगर ये जीएस पढ़ लेंगे, इसके अलावा ना आपको कहीं बुक कोई पढ़ने की जरूरत है, ना किसी प्रकार के किसी कोचिंग में जाने की जरूरत है, क्योंकि सारा मटेरियल्स मैं आपको दे दूंगा। घर पे आराम से बैठिए, कोरोना वाला केस चल रहा है तो घर पे आराम से रहिए, सेफ रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वीडियो आपको सही टाइम पे मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन का 5वां वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा, और उसमें आपका मैं ये टॉपिक फिनिश कर दूंगा। 5 वीडियो में आपका पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू लेके चलते हैं। ओके, थैंक यू।